अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड वेरी गुड वेल। तो आज हमारा जो सर्जरी का टॉपिक है वो है wound healing। इससे पहले हमने मैनेजमेंट ऑफ द सर्जिकल इन्फेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ द शॉक कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी कर लिया था, तो ये हैमरेज कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा wound healing है। इसके बाद हम आएंगे इसके बाद हम आएंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस एंड देयर मैनेजमेंट्स। उसके बाद हम प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, और उसके बाद जो जनरल सर्जरी के कुछ रूल्स हैं या सूचरिंग के रूल्स हैं, उसके बाद हम आकर फिर हम अपनी जनरल सर्जरी जो है वो मेन स्टार्ट कर देंगे। तो आज है वाउंड हीलिंग। तो वाउंड हीलिंग के बारे में आप सबको यार थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, इतने भी आप नल्ले कोई नहीं है। तो वाउंड हीलिंग आप सबको पता है कि वाउंड हीलिंग इज द मैकेनिज्म वेयर बाय बॉडी अटेम्प्ट्स टू रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंजर्ड पार्ट, ठीक है। अरे बात है, इंजरी होगी तो ही वाउंड हीलिंग होगी ना। ये तो नहीं किसी बंदे में इंजरी नहीं हुई नहीं है तो उसको वाउंड हीलिंग होगी नहीं, ठीक है। तो इंजरी तो होगी तभी वाउंड हीलिंग होगी। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन में सिर्फ बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा। वाउंड हीलिंग इज द मैकेनिज्म वेयर बाय बॉडी अटेम्प्ट्स टू रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंजर्ड पार्ट, ठीक है। इसकी स्टेजेस हमने डिफाइन करनी है, ठीक है। इसकी जो है बाज बुक्स में 4 स्टेजेस लिखी हुई हैं, कई बुक्स में 3 स्टेजेस लिखी हुई हैं। अगर आप यूके यूएसए वगैरह को फॉलो करें तो उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं उसमें 4 स्टेजेस लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आप एशिया की पाकिस्तान दुनिया की बुक्स को फॉलो करते हो तो वहाँ पर 3 स्टेजेस लिखी हुई हैं। वह है वो भी 4 है, लेकिन उन्होंने 2 स्टेजेस को सम अप करके एक स्टेज बना दिया, ठीक है। तो इतना भी इसके ऊपर कंसंट्रेट होने की जरूरत नहीं है। एक बात ही मैंने बता दी, इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इट हैज 3 स्टेजेस। द फर्स्ट वन इज द इन्फ्लेमेटरी फेज। अब इन्फ्लेमेशन का एक पूरा चैप्टर है पैथोलॉजी में, आप सबने पढ़ा हुआ है कि पैथोलॉजी का बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो उसके पीछे पीछे नहीं मैं जा रहा, मैं सिर्फ मोटा मोटा समझाऊंगा व्हाट इज द इन्फ्लेमेटरी फेज। तो इन्फ्लेमेटरी फेज इज अ सम ऑफ another phase, that is hemostasis। कुछ बुक्स में हीमोस्टेसिस अलहदा से दिया हुआ है स्टेज के तौर पर, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी, उसके बाद प्रोलिफरेटिव और उसके बाद रिमूवलिंग। लेकिन हमने इन्फ्लेमेटरी फेज को विद सम ऑफ हीमोस्टेटिस ऑल टुगेदर हमने देखा है। तो इन्फ्लेमेटरी स्टेज में क्या क्या है। इन्फ्लेमेटरी फेज में होता है, इन्फ्लेमेटरी फेज में बेसिकली इनिशियली जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, फॉलोड बाय वेजो डायलेशन। अब जब वेजोडाइलेशन होती है, आप सबको पता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लड वेसल, ठीक है। जब कभी भी ब्लड वेसल्स में वेजोडाइलेशन होती है, होता है क्या कि इसके अंदर दरमियान जो गैप जंक्शंस होते हैं या एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वो उनमें गैप बन जाता है। जब गैप बन जाता है, दैट विल लीड्स टू इंक्रीज परमिबिलिटी, ठीक है। अब जब परमिबिलिटी ऑफ द वेसल इंक्रीज हो जाती है, क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है कैपेसिटी मैकेनिज्म है, पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ। तो हमारे प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाती है, जारी बात है, लीकेज हो रही है ना, तो हमारे प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाती है। एंड कोएगुलेशन फैक्टर वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट विल लीड टू क्लोट फॉर्मेशन, ठीक है। एंड hemostasis। hemostasis है कि hemostasis is a state in which your blood, आप देख रहे हो ना कि कैपिलरी लीकेज हो रहा है तो वहां से ब्लड भी लीक होगा, तो उस लीकेज को रोकने के लिए, उस ब्लड स्टेसिस को रोकने के, हीमोस्टेसिस, हीम का मतलब क्या है ब्लड, और स्टेसिस का मतलब क्या है रोकना। तो ये क्लॉट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। सिंपल इन दैट। अब होता है क्या, होता है ये कि पीडीजीएफ रिलीज होता है, प्लेटलेट फैक्टर 4 रिलीज होता है, एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है, और साइटोकाइन जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि ऑल टुगेदर attracts the neutrophils and the macrophages. Let me write here PDGF, that is cause platelet derived growth factor, ठीक है। उसके बाद फैक्टर 4 होता है रिलीज, एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड cytokine, all together attracts the neutrophils
प्लस मैक्रोफेज। ठीक है। अब आप सबको पता है कि यार बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई है या वाउंड की वजह से, वाउंड हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है ना, तो वाउंड हीलिंग में आप सबको पता है कि जब वाउंड होगा तो मे बी देयर आर हायर चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन। ठीक है, वो कंटेमिनेशन फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकता है। अब ये जो मैक्रोफेजेस है ना, ये क्या करेंगे, ये रिमूव द डैमेज टिश्यू एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फाइब्रोब्लास्ट को रेगुलेट भी करते हैं, रेगुलेट्स इन प्रोलिफरेटिव फेज, ताकि कोलेजन फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से हो चुके। ठीक है, ये था इन्फ्लेमेटरी फेज। अब आ जाओ आप प्रोलिफरेटिव फेज। सॉरी, ये जो इन्फ्लेमेटरी फेज है ये 2 to 3 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वार्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ जाओ प्रोलिफरेटिव फेज में। अब ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है, ये बेसिकली जो है ये 3 days to 3 weeks आपको देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है ये कि ग्रोथ फैक्टर जो है, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल वेस्कुलर ग्रोथ फैक्टर, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, VEGF, ये क्या करता है, ये एंजियोजेनेसिस करता है। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी वाउंड हीलिंग को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। अब ऑक्सीजन तो भाई जो ऑलरेडी आर्टरीज या वेसल्स मौजूद है वहाँ, उनसे क्या पता वाउंड बहुत दूर हो। होता है क्या कि एंजियोजेनेसिस होता है, न्यू वेसल बनती हैं। ठीक है, जब न्यू वेसल्स बनती हैं तो डेट विल लीड्स टू गिविंग द और प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन टू द वाउंड टिश्यूज। ठीक है, ताकि हीलिंग का प्रोसेस जो है अच्छा हो। आपके कैंसरियस सेल में जो है वो यही होता है कि एंजियोजेनेसिस होती है, और जो कैंसर सेल है वो जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो क्या करता है, वो कोलेजन प्रोड्यूस करता है। फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कोलेजन। ठीक है, कोलेजन के बाद क्या होता है कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होती है। इनिशियली जो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू है ये मॉइस्ट एंड रेड होता है। रेड क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि देर आर प्रोसेसिंग ऑफ द एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस हो रही होती है जिसकी वजह से ग्रेनुलेशन टिश्यू भी आपको रेड रेड नजर आता है, ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी लूप्स दैट इज फॉर्म्ड सेकेंडरी टू द एंजियोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद होता है क्या है कि जब फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फॉर्मेशन होती है तो वोन एज कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, जब वाउंड एज कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एपिथेलियल सेल जो है वो माइग्रेट करते हैं अक्रॉस द वाउंड। फॉर एग्जांपल दिस इज योर वाउंड। ठीक है, ये एजेस थी। अब एपिथेलियल सेल में जो है वो माइग्रेट करना है एक दूसरे के पास। ठीक है, ठीक है, और ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू टिश्यू जो है ये इट इज रिप्लेस बाय टाइप 3 कोलेजन। ठीक है, रिप्लेस बाय टाइप 3 कोलेजन। ये था प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में सिर्फ आपने ये बातें रखनी है, एंजियोजेनेसिस होती है और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कोलेजन फॉर्मेशन करते हैं, इसकी वजह से ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, और आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज द कोलेजन ग्रेनुलेशन टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय टाइप 3 कोलेजन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ द थर्ड फेज एंड द लास्ट फेज ऑफ द बॉन्ड हीलिंग इज रिमूवल। अब ये रिमॉडलिंग जो है ये लास्ट फॉर मंथ्स इवन ईयर्स भी रहती है। ठीक है, मंथ्स टू ईयर्स भी रहती है। इसमें होता ये कि देयर इज अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बाउंड कोलेजन। पहले कोलेजन 3 था, दैट इज रिप्लेस्ड बाय कोलेजन 2, दैट इज मोर यू कैन से दैट इज मोर ड्यूरेबल। ठीक है,
तो ये रिमॉडलिंग में होता है कि कोलेजन 3 जो है कोलेजन 2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड देयर आर रिड्यूस वेस्कुलराइजेशन। ठीक है, एंड द स्कार changes will be, you will be see the scar formation that is usually white in color। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, तो उसके बाद ये है which factors influence the wound healing, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाजमी याद रखनी है, factors influencing wound healing। सबसे पहले आ जाओ तो लोकेशन एंड द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी। लोकेशन आप यूँ कह लो कि अगर आपने सब में देखा होगा कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होता है उनके पाँव में अगर जख्म हो जाए तो वहां पर जो है वाउंड हीलिंग नहीं हो पाती अगर उनको डायबिटीज भी है साथ में, और वही वाउंड जो है वो गैस गैंग्रीन में डायबिटिक फुट में कन्वर्ट हो जाता है। एक ये लोकेशन होगी। एक आप सर्जरी में जब हम आएंगे आगे जनरल सर्जरी में तो आप एनल फिशर्स पढ़ोगे। ठीक है, एनल फिशर्स में होता है कि उसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज योर एनस। ठीक है, दिस इज योर एनस, लेट मी ड्रॉ, ऐसे समझाने के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये डिफरेंट पोजीशन होती हैं, 12, 3, 6, 9। अब ये जो एनल फिशर जो है ना, ये मोस्टली जो है ये 6 o'clock पोजीशन पर होता है। ठीक है, पोस्टीरियर भी आप इसको कह सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वेसल्स ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जारी बात है वाउंड को जो है वो हीलिंग के लिए न्यूट्रिशन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो इस वजह से इस पोजीशन पर जो है वो आपको वाउंड हीलिंग जो है वो बेहतर नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर मेरी एब्डोमिनल एरिया में हो जाए या वहां पर हो जाए जहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छी है, वहां पर जो है वाउंड हीलिंग अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिविरिटी ऑफ द इंजरी आल्सो इंक्लूड दैट इन्फ्लुएंस द वाउंड हीलिंग। उसके बाद आ जाओ एज। एज बड़ी मैटर करती है, न्यूट्रिशंस बड़े मैटर करते हैं। ठीक है, कमोरबिडिटीज। ठीक है, कमोरबिडिटीज, इसमें डायबिटीज mellitus most important, gas gangrene most important, immunocompromised patients most important, immunocompromised patient have higher chances of getting contaminated wound। ठीक है, तो उसमें भी ये सीन हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपने डायबिटीज mellitus को लाजमी याद रखना है वाउंड हीलिंग के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में। उसके बाद आ जाए तो इन्फेक्शन ऑफ वाउंड के मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, और if a patient is consuming alcohol and smoking। ठीक है, तो ये जो है ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ वॉट क्लियर एंड द हीलिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन क्लियर एंड हीलिंग, इसमें मैं सिर्फ नाम बताऊंगा और उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। एक होता है प्राइमरी इंटेंशन, नाम से ही पता चलेगा कि प्राइमरी इंटेंशन यू हैव टू क्लोज द वाउंड बाय sutures। ठीक है, इट अकर्स इन क्लीन वाउंड, वाउंड क्लीन किया होता है, नो टिश्यू लॉस होता है, और इसमें हम जो एजेस हैं वो क्लोजली अपोज कर देते हैं बाय suturing। ठीक है, when and it is usually healed by rapid epithelialization and causes least scar। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि आपको जब भी आपका फौरी में कभी नौबत आ रही है सोचने की ऐसा कट या जख्म हो, तो होता क्या है वो स्कार बनता तो है लेकिन वो बहुत लीस्ट स्कार फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये होगी प्राइमरी टेंशन। उसके बाद आ जाओ सेकेंडरी टेंशन। ठीक है, अभी जो सेकेंडरी इंटेंशन है इसमें हम देखते हैं कि जो वाउंड है विद सबस्टेंशियल टिश्यू लॉस होता है। ठीक है, जो वाउंड एजेस है वो अपोज नहीं होती विदाउट एक्सेसिव टेंशन। ठीक है, इसमें हम जो वाउंड को है लेफ्ट ओपन रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं ताकि वो नेचुरल वे में जो हील हो, ग्रेनुलेशन हो,
कंट्रैक्शन और एपिथेलाइजेशन हो, ठीक है। इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं वाउंड इन्फेक्शन की। क्यों? क्योंकि वाउंड खुला है तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन, ठीक है। और ये takes long times and more intense inflammatory response and it leads to the poor scar formation as compared to the primary intention। उसके बाद आ जाओ तो tertiary intention है। It is basically also called delayed primary intention। इसमें होता है क्या कि wound हम इसको क्लोज करते हैं, wound को क्लोज करते हैं after several days of its formation and for example contaminated abdominal wound after rupturing of the appendix, ठीक है। हम क्लोज करते हैं उसके बाद हमें ओपन करना पड़ जाता है due to the contaminated abdominal wound after rupturing of the appendix and that is there is also scar formation but it is between secondary and primary। प्राइमरी से ज्यादा होता है और सेकेंडरी से थोड़ा कम स्कार फॉर्मेशन होता है। तो ये था। उसके बाद जो टाइप ऑफ वाउंड इसमें आप देख लो, एक एक्यूट होता है, ठीक है, और एक होता है क्रॉनिक वाउंड, ठीक है। जो एक्यूट वाउंड होता है बेसिकली फॉलोज नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द हीलिंग, ठीक है। इसमें कौन कौन से वाउंड आ जाते हैं? सर्जिकल वाउंड आ जाता है, सिंपल लिथरेशन एंड वंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये वाउंड आ जाते हैं। और जो क्रॉनिक वाउंड्स हैं इसमें क्या होता है कि डोंट हील इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है। लाइक रिमॉडलिंग फेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या प्रोलिफरेटिव फेज में कोलेजन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एग्जाम्पल इन प्रेशर अल्सर्स, ठीक है। उसके बाद डायबिटिक अल्सर्स, आप सबको पता है कि डायबिटिक वाउंड इतनी आसानी से हील नहीं होते, उनके लिए आपको बहुत सर खाना पड़ता है। इन्फंगेटिंग वाउंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। मैनेजमेंट हमने इनकी कैसे करनी है एक्यूट एंड क्रोनिक वाउंड की? हमने इसलिए इस तरह से करनी है कि गुड स्किन केयर, ठीक है। हमने नॉर्मल स्लाइड से वॉश आउट करना है। किसी ने अगर सर्जरी में रोटेशन की है तो उसको पता होगा कि कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं। स्किन केयर करनी है, स्पेशल डिस्पर्शन फॉर्म्स होते हैं उनसे आपने इसकी केयर करनी होती है। इफ देयर इज एब्सेस फॉर्मेशन देन यू हैव टू ड्रेनेज दैट कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद ब्राइटमेंट करनी होती है। अगर नेक्रोसिस आपको नजर आ रही है ना वाउंड की, मैंने खुद की हुई है, तो उसको आपने रिमूव कर देना और नीचे से आपने न्यू टिश्यू निकालना है, ग्रेनुलेशन टिश्यू निकालना है, ठीक है। एंड हेमोस्टेसिस विद सक्शन ड्रेनेज आपने करनी है। उसके बाद आ जाओ तो एबनॉर्मल बाउंड हीलिंग किन में होती है? एबनॉर्मल बाउंड हीलिंग भी एक टॉपिक आपका है का, तो वो ऊपर सारे वही फैक्टर है रिस्क फैक्टर वाले, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एबनॉर्मल बाउंड हीलिंग। एबनॉर्मल बाउंड हीलिंग जो है इसमें आ जाओ तो सबसे पहले जो डिलेड हीलिंग होती है, ठीक है। डिलेड हीलिंग की होती है ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू डायबिटीज मेलिटस एंड ड्यू टू एनी अदर माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये होगी। उसके बाद आ जाओ तो क्रॉनिक बाउंड आ जाओ, वहां पर क्या है दैट क्यूज डीएम डायबिटीज मेलिटस बाउंड, ठीक है। डायबिटिक अल्सर, प्रेशर अल्सर एंड फंगेटिंग वाउंड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ तो हाइपरट्रोफिक स्कार और किलोइड स्कार, आगे हम देखेंगे इनको। हाइपरट्रोफिक स्कार एंड किलोइड स्कार, ठीक है। उसके बाद वाउंड डिहाइसेंस होता है। व्हाट इज वाउंड डिहाइसेंस? दी ओपन ड्यू टू इन्फेक्शन हेमाटोमा अंडरलाइंग फ्लूइड कलेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर एक आप आपने आपके साथ कई बार हुआ होगा, आपको छोटा सा जख्म हुआ, आप उसको इरिटेट करते हो, जब आपको इरिटेशन होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से आप उसको इच करते हो, ठीक है, अपने हाथों से खारिश करते हो उसको, ठीक है। फिर होता क्या है कि वो जो उसके नीचे हीमाटोमा बनता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होती हैं, वो खून बाहर निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका बोन जो है रीओपन हो जाता है। तो यहाँ पर रीओपन बोन भी है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, एक्सेसिव बोन कॉन्ट्रैक्शन कॉमनली सीन इन बर्न इंजरी। आपने देखा होगा कि जिनका फेस जला होता है उनके मुंह पर अजीब से निशान होते हैं ना, उनका फेस जला जला सा लगता है, जब वो ठीक हो जाता है उनको हम कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं।
उसके बाद आ जाओ तो हाइपरट्रोफिक स्कार एंड क्लोट्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, ठीक है। तो इसको हम कंपैरिजन के साथ देखेंगे, व्हाट इज हाइपरट्रोफिक एंड व्हाट इज क्लोट स्कार। सबसे पहला मेन डिफरेंस है, दिस occurs ड्यू टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ टाइप 3 कोलेजन, ठीक है, ठीक है। और क्लोट्स स्कार में वेरी वेरी मैसिव सिंथेसिस ऑफ टाइप 3 एंड टाइप 2 कोलेजन, सॉरी टाइप 1 है, ठीक है, टाइप 2 नहीं, टाइप 1, ठीक है। इसमें होता ये है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है इज पैरेलल टू द बाउंड। फॉर एग्जांपल दिस इज योर बाउंड, ये बाउंड है आपका, इसमें जो ये येलो से मार्क करने लगा हूँ, ये हाइपोट्रोफिक स्कार है, वो कह रहा है कि पैरेलल होता है, बिल्कुल पैरेलल होता है, ठीक है। इसमें डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर बाउंड, अब वो कह रहा है कि कोई नहीं पता होता, ये फैला होता है, ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, ये बहुत दूर दूर तक भी चला जाता है इस तरह से। उसके बाद आ जाए तो कन्फाइन टू द बॉर्डर ऑफ द ओरिजिनल बाउंड, ठीक है, ये बॉर्डर के साथ साथ होता है, ये आप देख रहे हो, टेक्निकल अभी ओरिजिनल, ताकि आप नीली से समझा लेते समझ। लेकिन अब यार ये देख रहे हो कि ये बॉर्डर है वो उनका, लेकिन ये बॉर्डर के दूर जा रहा है, तो डेट मीन्स कि ये जो हाइपोट्रोफिक स्कार है डेट इज कन्फाइंड टू द बॉर्डर ऑफ द ओरिजिनल बाउंड एंड दिस इज एक्सटेंड बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ द ओरिजिनल बाउंड, ठीक है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाते हो सर्जिकल, तो देर आर लेस चांसेस ऑफ रीअकरेंस, रीअकरेंस कम होती है। लेकिन अगर अगर आप इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाते हो तो रीअकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली ये जो पीरियड्स के आ रहा है ये साउथ अफ्रीकन उन पेशेंट में ज्यादा होता है जिनकी स्किन पिगमेंटेड होती है, ठीक है, जो ब्लैक होते हैं उनमें ये ज्यादा चांसेस होता है क्लोइड स्कार फॉर्मेशन के, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट ऑफ द स्कार क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द स्कार ये है कि सिलिकॉन जेल शीट्स मिलती है, स्पेशल किस्म की शीट्स होती है, वो मैनेजमेंट है, ठीक है। प्रेशर थेरेपी होती है, इंट्रालीगनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं इनमें, एंड लेजर थेरेपी फॉर मोर टाइप द स्कार्स। लेकिन इन एडिशन टू प्लेट्स का वी हैव टू इंक्लूड द ब्लियोमाइसिन इंजेक्शन, ठीक है, ब्लियोमाइसिन इंजेक्शन। उसके बाद हमें सर्जिकल एक्सचेंज करनी होती है, क्योंकि ये जो स्कार है ना ये एक्सटेंड कर जाते हैं बियॉन्ड द बॉर्डर, तो ये एक आपको फॉर एग्जांपल एक अलग से ही मास नजर आता है, तो उस मास को आप, वो एक बुरा भी लगता है, तो उसको आपने सर्जिकल एक्सरसाइज करना होता है कंबाइंड विद रेडिएशन एंड स्टेरॉइड थेरेपी। चांसेस इसके ज्यादा है रिकरेंस के, लेकिन जहां पर 1% भी चांस हो रिकरेंस का ना होने का, तो आई थिंक सो यू हैव टू गो फॉर दैट चांस। तो ये होगी मैनेजमेंट ऑफ द स्कार। उसके बाद आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। व्हाट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम? ये वो सिंड्रोम है, इट रेफर्स टू द इंक्रीज प्रेशर। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मतलब ये है कि आपके ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द मसल जो है ना, मसल्स में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन प्रेशर विद इन द मसल्स, और उन मसल्स में जो है वो कैपिलरी बेड भी होता है, ठीक है। अब ये जो कैपिलरी बेड का नॉर्मल प्रेशर जो है ये 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ एच होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये कि एब्सेस वगैरह वगैरह जो भी है, ये फ्लूइड होता है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है तो इस कंपार्टमेंट जो है, मसल कंपार्टमेंट का जो प्रेशर है जो है वो ज्यादा हो जाता है इससे 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ एच जी से, ठीक है। दिस occurs when there is higher 10 greater than 10% 10 ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर ऑफ एच, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हमें नजर आता है व्हेन देयर इज अ हायर प्रेशर ऑफ
अबाउट 30 mm ऑफ Hg। ये बहुत ज्यादा होता है क्या कि जब ये बहुत ज्यादा होता है तो ये जो है, ये जो कैपिलरी बेड जो है जिसमें बहुत कम प्रेशर है उसको कंप्रेस कर देगा। जब कंप्रेस कर देगा तो दैट मीन्स कि वहां पर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, मसल्स को ब्लड नहीं पहुंचेगा, दैट विल लीड टू एस्कीमिया। ठीक है, तो ये होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या है, इसके फैक्टर है टिबियल एंड फोरम fractures, severe crush injuries to the muscles, burns and reperfusion to the ischemic muscles। ये इसकी रिस्क फैक्टर है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इट अफेक्ट्स मोस्टली द लोअर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब जारी बात है, टिबिया का बात हो रही है तो टिबिया में मोस्ट कॉमनली अफेक्ट मोस्टली लोअर लिम्ब। पेन आउट ऑफ द पोर्शन। ठीक है, मोस्ट रिलायबल सिस्टम है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से थे, अफेक्ट मोस्टली लोअर लिम्ब करता है। ठीक है, पेन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, मोस्ट रिलायबल सिम्टम्स ये है। ठीक है, और उसके बाद पेन ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ द इन्वॉल्व कंपार्टमेंट, मोस्ट रिलायबल साइन इसका ये है। ठीक है, डायग्नोसिस का कैसे करना है, इसका क्लिनिकल डायग्नोज है। ठीक है, कुछ वेव्स वगैरह हमने इलेक्ट्रोमायोग्राफी करनी होती है। डेल्टा पी वेव जो है वो लेस देन 30 mm ऑफ एजी प्रेशर बताए तो इट इज अ सजेस्टिव ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। एंड इफ देयर इज अ प्रेशर ऑफ ग्रेटर देन 30 mm of Hg, that requires urgent fasciotomy। ठीक है, आपको इससे क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, अगर आया भी तो मेरा नहीं ख्याल कर अगर आएगा तो वो पूछ सकते हैं कि मोस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम, देन यू हैव टू मार्क द फेशियोटोमी। अब जो फेशियोटोमी है बेसिकली दो तरह की होती है, इफ देयर इज अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम अकर इन द लेग और इफ देयर इज अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम अकर इन थाई। ठीक है, और ये दो दो टेक्निक्स हैं, दोनों की तकरीबन सेम ही टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेशियोटोमी इन लेग। ठीक है, तो दो टेक्निक्स हैं, लेटरल इंसिजन होती है एक। ठीक है, ठीक है, इसमें होता है कि कौन अगर तो आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम है इंटीरियर और लेटरल साइड पर। ठीक है, इंटीरियर और लेटरल साइड पर। दूसरी टाइप है मीडियल इंसिजन। नाम से ही पता लग रहा है कि मीडियल साइड है। ठीक है, तो ये डीप कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑफ द मीडियल और सुपरफिशियल साइड ऑफ द यूं कह सकते हो कि लेग। ठीक है, और पोस्टीरियर भी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट भी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो थाई में अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, डेट आल्सो रिक्वायर्स टू इंसिजन, द लेटरल इंसिजन एंड द मीडियन इंसिजन। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, लेकिन लेटरल इंसिजन में क्या होता है, लेटरल इंसिजन रिलीज अ लेटरल कंपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन इसमें एंटीरियर भी था। ठीक है, और मीडियल इंसिजन ऑफ द थाई में आप कौन कौन से प्रेशर रिलीज होते हैं, रिलीज मीडियल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर एंड एयर कंपार्टमेंट। इतना इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग लीनिंग को थोड़ा समझो क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद सिर्फ इतना से याद रखो कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, ये कैसे होता है, पैथोफिजियोलॉजी देख लो। ये जो इंसिजन है, लेटरल इंसिजन, मीडियल इंसिजन, कौन कौन से प्रेशर को रिलीज करती है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये पूछने वाले हैं। अगर आया भी ना हद से हद 1%, 0.1% भी चांस है इस एमसीक्यू का, तो उसमें इसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि अ पेशेंट केम टू यू ब्ला 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 था, उसका कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन गया, तो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज फेशियोटोमी। तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन सी इंसिजन करोगे कौन सी नहीं। तो ये था wound healing के बारे में लेक्चर। होप सो यू एंजॉय द वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द वीडियो वेरी वेल। तो मुझे दीजिए तब तक के लिए, ज़्यादा तो मैं तो हमेशा रखें। अल्लाह हाफिज़।